ओके, दिस इज़ क्लिप नंबर 5 और हम एड्रेसिंग मोड्स के बाद अब हम इंस्ट्रक्शंस की टाइप के बारे में बात कर रहे थे। हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमने पहले देख लिया था। अब हम लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये भी एक कैटेगरी होती है जहाँ पर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, बट दे आर लॉजिकल ऑपरेशंस एंड बिट मैनिपुलेशन। क्लियर से हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू क्लियर कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड और एक्सक्लूसिव और क्लियर कैरी, यानी हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कैरी को क्लियर कर रहे हैं, यानी ज़ीरो कर सेट कैरी, यानी हम उसको 1 कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कैरी, ठीक है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब हमारे पास इनेबल इंटरप्ट, डिसेबल इंटरप्ट, ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में हमने किया था जब हम इंटरप्ट हैंडलिंग की बात कर रहे थे। तो हमारे पास वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास हम सेट या रीसेट कर रहे थे, यानी इंटरप्ट आ गया है तो, और अगर ख़त्म हो गया तो हम उसको देख रहे थे, आर हम वहाँ पर इसे आर कह रहे थे। लेकिन इन शॉर्ट डिफरेंट प्रोसेसर्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, लेकिन काम यहाँ पर सेम है। अच्छा, फिर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, वही हमने बात की थी कि हमारे पास बिट्स की पोजीशन को चेंज करना, यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक एडिशन हो रही है, यहाँ पर हम रोटेट राइट या रोटेट लेफ़्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कैरी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बिट्स की मूवमेंट की लोकेशन चेंज होने की बात कर रहे हैं सीक्वेंशली, लेफ़्ट या राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या करती हैं, हमारे पास प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को मैनेज करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन है, जैसे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में हमने माइक्रो प्रोग्राम की 4 केसेस डिस्कस किए थे कि सीक्वेंसिंग में हमारे पास क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वो वाले केसेस हमारे पास किसी प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन लाइन, यानी सीक्वेंशली हमें करना है, यानी अगर मुझे सीक्वेंशली करना है तो मेरे पास क्या होगा, पुरानी इंस्ट्रक्शन में मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में +1 होगा, जैसे अभी हम रिलेटिव एड्रेसिंग की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। या अगर मैंने कहीं पर जंप लगानी है, जैसे हमारे पास गो टू स्टेटमेंट होती है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप लगा देते हैं। अच्छा, ये भी एक हमारे पास सिचुएशन होगी। सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन कॉलिंग में जिसे आप मेथड भी कहते हैं, जिसे आप प्रोसीजर भी कहते हैं, वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप लगाई है, लेकिन हमें वापस भी आना होता है, रिटर्न एड्रेस। जैसे हमने एक स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल किया है, तो हमारे पास जो क्या होगा, हमारे पास जो प्रोग्राम का फ़्लो है वो उस लाइन से अब जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइन हुआ है वहाँ पर चला जाएगा, और जब स्क्वायर रूट का फंक्शन तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी, तब तक हम स्क्वायर रूट के फंक्शन की बॉडी में रहेंगे। फिर वहाँ से हमें दोबारा मेन की बॉडी में आना पड़ेगा और नेक्स्ट लाइन से आना पड़ेगा, तो हमें रिटर्न एड्रेस भी सेव करना पड़ता है। तो हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। एक और सिनेरियो भी ये है जहाँ पर हमारे पास लूप है, जहाँ पर हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम रिपीटेडली करते हैं। जैसे हमारे पास लूप चल रहा है 4 5 6 7 8, फिर हम 4 5, तो हमारे पास अब 9 पे हम नहीं जा रहे, हमारे पास कोई कंडीशन आ रही है। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें एक कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने की हैं आप ये पढ़ लेना, अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लेना, यही की गई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम है, ये वही बात कि इनलाइन सीक्वेंसिंग में हमें क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि हमारे पास इन लाइन में प्रोग्राम काउंटर के रिस्पेक्ट करें। जैसे हमारे पास ब्रांच है, जंप है, स्किप है, ठीक है। जब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हम स्किप करते हैं, कॉल है, किसी फंक्शन को कॉल करना, वापस आना, कंपेयर करना, टेस्ट करना, ठीक है, यानी कंडीशंस के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हमने इस्तेमाल की नहीं है, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कुछ कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ये भी प्रोग्राम कंट्रोल का ही हिस्सा है। इनको हम ज़रा यहाँ पर टेबल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये इसके निमोनिक्स हैं, ये ब्रांच कंडीशंस हैं, ये उसकी टेस्टेड कंडीशंस हैं। अच्छा, जी का मतलब है 0, सी का मतलब है कैरी, एस का मतलब है हमारे पास साइन, और ये ओवरफ्लो, वी इज़ फॉर ओवरफ्लो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वो कंडीशंस की हुई हैं, आपके पास तब ब्रांच हो अगर आपके पास 0 हो, और आपके पास तब ब्रांच हो, बी एन जी का मतलब है जब आपके पास वैल्यू ना 0 हो। तो ये हमारे पास 0 के केस में, नॉन ज़ीरो केस में, कैरी के केस में ये वैल्यूज़ हैं, कैरी बिट ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है, नॉट कैरी के केस में।
अगर ये वैल्यू आपके पास प्लस है, क्योंकि साइन बिट तभी 1 होगी जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर ये 1 है, दिस मीन्स कि यहाँ पर जंप लगेगी। ओवरफ्लो यानी आपके पास रजिस्टर का जो साइज़ था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब आपने जंप लगानी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ब्रांच अगर ओवरफ्लो नहीं हुई, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ये निमोनिक्स हैं, ये उनकी कंडीशंस हैं और ये बताया गया। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी बात की गई है, तो आप इन दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में देख लें। सिर्फ ये हमारे पास अनसाइंड यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और ये हमारे पास अनसाइंड कंपैरिजन की कंडीशंस हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, आप देख लें। अच्छा, ब्रांच इफ़ हायर। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत दफ़ा किया है और आपको अब क्लियर भी हो गया होगा कि हमारे पास अनसाइंड कंपैरिजन और साइंड दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, बड़ी है या बराबर है? तो उसके सबसे आसान तरीके हमें क्या कर देना चाहिए, हमें दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अगर हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, यानी a माइनस बी से हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, दिस मीन्स दोनों इक्वल। अगर हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, दिस मीन्स कि a इज़ ग्रेटर दैन b, a माइनस बी के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट नेगेटिव आता है, दिस मीन्स कि a इज़ लेस दैन b। तो ये बड़ा एक आसान सा तरीका है। तो वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई की गई है कि अगर a माइनस बी है, दिस मीन्स कि a इज़ हायर दैन b। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, इस वाली सब्ट्रैक्शन से। अगर हमारे पास ग्रेटर भी हो और इक्वल कंडीशन हमने मैच करनी हो, लोअर हो, ठीक है, इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, ये सारी कंडीशंस हम इस पे हम जंप लगाना चाहते हैं। और ये हमारे पास साइंड वैल्यूज़ के लिए सेम कंडीशंस की बात की गई। तो ये आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो हमारे पास कुछ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होती हैं जिस पे हम कंडीशंस की बेस पे करते हैं। जैसे सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम ज़रा देख भी लेंगे। यहाँ पर ये एक डायग्राम है, सही। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सब रूटीन कॉल्स हुई, कॉल सब रूटीन, जंप टू सब रूटीन, ब्रांच टू सब रूटीन, ब्रांच से, ये सारी एक ही बात हो रही है, ये कॉल करने की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऊपर टेक्स्ट में भी नज़र आएगा कि सबसे पहले जब मैं पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सब रूटीन है क्या। सब रूटीन एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जो हमारे पास, जैसे हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप लगा रहे हैं, इसको भी हम सब रूटीन की कॉल कर सकते हैं। अगर हम हायर लेवल लैंग्वेजेस की प्रोग्राम्स की बात करें तो वहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने दी थी। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शंस की बात करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स ही होती हैं। कि हमारे पास मेन का फंक्शन है, दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का फंक्शन है, जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दी थी। अब हमारा जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, इट्स एन इंडिपेंडेंट सब प्रोग्राम। अब मैं अगर वहाँ से जंप लगाऊंगा स्क्वायर रूट के फंक्शन पर, तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, रिटर्न एड्रेस को ना सेव करना पड़ेगा। वो जो रिटर्न एड्रेस होगा इसलिए मुझे सेव करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन परफॉर्म कर लूँगा तो मुझे वापस कहाँ पर आना पड़ेगा, मेन की बॉडी में आना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हमने समझना भी है। अच्छा, यहाँ पर अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी दिया हुआ है, और ये पहले हम ये बात कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल को देखते हैं हम। ये जो रिटर्न एड्रेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने वापस भी आना है, ये हम कहाँ पर सेव कर सकते हैं, किसी फ़िक्स लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं, किसी रजिस्टर में सेव कर सकते हैं, किसी स्टैक में सेव कर सकते हैं यानी स्टैक में हम सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है जो विद रिस्पेक्ट टू स्टैक दी हुई है। हमारे पास ये आपके पास क्या है, स्टैक पॉइंटर है। अच्छा, अगर मैं कॉल का फंक्शन करता हूँ, यानी हमारे पास मैं कॉल करता हूँ, तो होगा क्या कि मेरे पास स्टैक पॉइंटर में, क्योंकि ये पुश फंक्शन है, तो मेरे पास स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नया एड्रेस आ जाएगा और मेरे पास जो रिटर्न एड्रेस होगा वो कहाँ पर जाके पुश हो जाएगा, स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक में, यानी इस लोकेशन पे जो भी एड्रेस होगा वहाँ से लग जाएगा। अच्छा, और वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ, पीसी की वैल्यू मैं इस लोकेशन पे जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक हो गया? जब मैंने ये अपना रिटर्न एड्रेस सेव कर लिया तो EA जो है मेरा वो एड्रेस है जहाँ पर मैंने जंप लगाना है। तो ये काम करने के बाद, यानी रिटर्न एड्रेस सेव करने के बाद, मैं इस एड्रेस पे जा सकता हूँ। और इस एड्रेस पे तभी जा सकता हूँ क्योंकि हमने प्रोग्राम काउंटर की हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इट पॉइंट्स टू द इट होल्ड्स द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो अब ये वाली इंस्ट्रक्शन जो थी वो तो एग्जीक्यूट हो गई,
ठीक है। अब उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके लिए मुझे ई ए बता रहा है, तो यानी मेरे पास अगर लाइन नंबर 5 पे मैंने कॉल किया है तो मैं अब लाइन नंबर 6 में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है वो लाइन नंबर 80 पे है। तो ये यहाँ पर वो 80 वाली वैल्यू होगी जो मेरे पास प्रोग्राम काउंटर पर चली जाएगी और मैं उसका करूँगा। और जैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट के फंक्शन में मेरे पास रिटर्न वैल्यू आएगी तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एड्रेस जो मैंने प्रोग्राम काउंटर के टॉप ऑफ द स्टैक पे स्टैक पॉइंटर पे सेव किया था ये मैं पॉप करके पीसी में डाल दूँगा। यानी अब मेरे पास पीसी में चाहे जो भी वैल्यू हो, लेकिन जब मेरे पास क्या आएगा, मैं पॉप करूँगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगी। और ऑब्वियसली जब मैं पॉप करूँगा तो मेरे पास ऑटो डिक्रीमेंट नहीं सॉरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने चीज़ डिस्कस की है। तो आज का हम ये लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछें। हमारा क्लिप नंबर 5 यहाँ पर वीक नंबर 10 का ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।